हेलो दोस्तों, हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की क्या भूमिका रही उसके बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ से आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका के बारे में बात करें तो गांधी की भूमिका कई प्रकार से रहा। उसमें से एक तो उसका विचारधारा रहा, दूसरा राजनीतिक आंदोलन के रूप में गांधी की भूमिका रहा। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की विचारधारा से संबंधित, तो गांधी की विचारधारा जो था उसके अंदर कई प्रकार के सत्याग्रह था। तो इस सत्याग्रह की बात करें, सत्याग्रह के पहले विचारधारा से पहले हम लोग बात कर लेते हैं गांधी की राजनीतिक आंदोलन। गांधी की राजनीतिक आंदोलन में एक तो दक्षिण अफ्रीका में इनका राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ और भारत में किस प्रकार से इनका राजनीतिक आंदोलन रहा उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले हम लोग विचारधारा के बारे में बात कर लें। विचारधारा के अंदर आएगा इनके अंदर इनका सत्याग्रह। सत्याग्रह की बात करें, सत्याग्रह इनको परिभाषित किया गया है। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो परिभाषित किया गया है, गांधी का एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है हिंद स्वराज, और इस हिंद स्वराज में ही गांधी ने सत्याग्रह को परिभाषित किया था। अगर हिंद स्वराज पत्रिका की बात करें तो इसका प्रकाशन 1909 में हुआ था, और ये भी याद रखेंगे गुजराती भाषा में। और इसी हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी ने सत्याग्रह को परिभाषित किया है। सत्याग्रह क्या है तो याद रखेंगे, सत्याग्रह जो है सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्य के लिए संघर्ष करना, लेकिन अहिंसक रहते हुए संघर्ष करना। अहिंसक रहते हुए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। गांधी ने सत्य का परिभाषा ग्रहण किया है कहाँ से? यजुर्वेद से। हम लोगों को पता है कि भारतीय इतिहास में, प्राचीन काल के इतिहास में वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी में से एक वेद है यजुर्वेद, और इसी यजुर्वेद से गांधी ने सत्य की परिभाषा लिया है। तो याद रखेंगे, गांधी ने सत्य का परिभाषा कहाँ से लिया है? यजुर्वेद से। और सत्याग्रह को जो परिभाषित किया है गांधी ने किस पत्रिका के अंदर? तो हिंद स्वराज नामक पत्रिका के अंदर। हिंद स्वराज पत्रिका गांधी जी ने किस भाषा में इसका प्रकाशन करवाया था? तो गुजराती के अंदर। कब? 1909 में। ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का विचार। अगर सर्वोदय की विचार के बारे में बात करें तो सर्वोदय के विचार गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक है। जॉन रस्किन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। याद रखिएगा, अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। और इसी के पुस्तक से सर्वोदय का विचार लिया है गांधी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोदय का विचार गांधी ने कहाँ से लिया है? तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, और ये अनटू दिस लास्ट इसके लेखक कौन है? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन का एक प्रसिद्ध, एक फेमस बुक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, और इसी बुक से सर्वोदय का विचार लिया है गांधी ने। और इसी सर्वोदय से संबंधित है एक आंदोलन जिसका नाम है भूदान आंदोलन। ये भी याद रखेंगे, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? सर्वोदय के विचार पर आधारित है। देखिए, भूदान आंदोलन सर्वोदय के विचार पर आधारित है। भूदान आंदोलन की बात करें थोड़ा सा, इसकी अगर पृष्ठभूमि के बारे में जाने, भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1951 ईस्वी में हुआ था। और पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है, वर्तमान समय में ये तेलंगाना में है, जबकि उस समय ये आंध्र प्रदेश में था। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1951 ईस्वी में। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? पोचमपल्ली, जो वर्तमान में तेलंगाना के अंदर है, लेकिन उस समय वो आंध्र प्रदेश के अंदर था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? याद रखिएगा, विनोबा भावे। ये कई बार एग्जाम में देखा गया है सवाल कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने। और विनोबा भावे ने इसी आंदोलन के अंदर कहा था, जितनी हवा, पानी, रोशनी और धरती है वह सभी की है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय किसके द्वारा
हवा, पानी, रोशनी और धरती सभी के लिए बताया था, तो वो विनोबा भावे ने बताया था। किस आंदोलन के दरमियान? तो भूदान आंदोलन के दरमियान। याद रखिएगा, भूदान आंदोलन के समय विनोबा भावे ने एक प्रसिद्ध कथन है, वो कथन क्या है? जितना हवा, पानी, रोशनी और धरती है वह सभी की है। ये किसकी कथन है? तो विनोबा भावे की कथन है। आगे बात करें गांधी जी के बारे में। गांधी जी के निजी सचिव, गांधी जी के निजी सचिव, तो पहले निजी सचिव जो थे वो महादेव देसाई थे। और गांधी जी के पहले सचिव जो महादेव देसाई थे, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो दूसरे सचिव बने वो प्यारेलाल नैयर बने। याद रखिएगा, गांधी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के बाद दूसरे इनके जो निजी सचिव बने वो प्यारेलाल नैयर। और इसी प्यारेलाल नैयर की बहन है जिसका नाम है सुशीला नैयर, और ये गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। याद रखिएगा, गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थे? सुशीला नैयर। और सुशीला नैयर के जो भाई थे प्यारेलाल नैयर, गांधी के निजी सचिव थे। गांधी के दूसरे निजी सचिव थे प्यारेलाल नैयर, जबकि गांधी के पहले निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई। तो ये कुछ गांधी के सचिव के बारे में जानकारी हुआ। आगे और भी बात करते हैं। देखिए, आगे अगर हम लोग बात करें, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, जैसा कि अभी हम लोग पीछे पढ़े, गांधी की जो भूमिका रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उसमें कई प्रकार के भूमिका रही। उसमें से राजनीतिक का जो आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन में एक तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी जी ने भारत में जो राजनीतिक आंदोलन के अंदर भाग लिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से कार्य किए थे आंदोलन के अंदर, वो देखते हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका अगर बात करें, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे किसके बुलाने पर गए थे? तो गांधी जी के एक दोस्त थे, एक व्यापारी दोस्त थे, और उनका जो पेशा था वो एक व्यापार थे। उसी के वकालत के सिलसिले में, जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसके बुलाने पर गए थे? दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था। इन्हीं के बुलाने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। याद रखिएगा, 1893 की बात की घटना अगर हम लोग जाने तो 1893 हम लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। स्वामी विवेकानंद विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए थे? 1893 में। और इसी 1893 में आयरलैंड की रहने वाली एनी बेसेंट भारत आई थी पहली बार। आयरलैंड की रहने वाली एनी बेसेंट भारत आई थी पहली बार। वो कहाँ पर आई थी? तो याद रखिएगा, मद्रास के अडियार में। और अडियार में क्यों आया था? तो याद रखिएगा कि एनी बेसेंट जिस संगठन से जुड़ी थी उस संगठन का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो हुआ करता था वो मद्रास के अडियार में। तो इसी सिलसिले में एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी, पहली बार वो भारत कब आई थी? 1893 में। इस तरह से 1893 हम लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट का वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष 3 बातें हुई थी जो हम लोगों को याद रखना है। 3 बातें याद रखना। पहला याद रखना है, गांधी जी इसी वर्ष 1893 में ही दादा अब्दुल्ला नामक सेठ यानी व्यापारी को बुलाने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। दूसरा याद रखेंगे, 1893 में ही स्वामी विवेकानंद विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर गए थे। तीसरा याद रखेंगे, 1893 में ही एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी और इसी वर्ष भारत आई थी मद्रास के अडियार में। और जब गांधी, आगे बात करते गांधी जी के बारे में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका 1 वर्ष के लिए गए थे 1893 में। 1893 में जब गांधी जी गए थे तो केवल 1 वर्ष के लिए गए थे। अब देखिए, गांधी जी जहाँ गए थे दक्षिण अफ्रीका में, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, एक प्रांत था और इस प्रांत का नाम है नडाल। और इसी नडाल में एक शहर था जिसका नाम है डरबन। इस शहर का नाम था डरबन और इसी नज़दीक था, नडाल के नज़दीक था। और हुआ क्या, आगे बात करते हैं। गांधी जी के साथ एक बार दुर्व्यवहार हुआ था और ये डेट था 1893 का, 7 जून 1893। डरबन से गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे, और जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है बीच में, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है पीटर मेरिसबर्ग।
इस पीटर मेरिसबर्ग में गांधी को रेल से नीचे गिरा दिया गया था और गिराने का कारण ये था कि गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे एसी कोच में और एसी का टिकट भी लिया था और उस समय माना जाता था कि गोरे को छोड़कर किसी अन्य चमड़ी वाले लोगों को उस फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी। इसी कारण से ज़बरदस्ती गांधी जी को पीटर मेरिसबर्ग रेलवे स्टेशन के बीच में नीचे गिरा दिया गया था और यही घटना गांधी का दुर्व्यवहार पहली बार देखा गया दक्षिण अफ्रीका में। और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने गांधी जी ने 1894 में नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, गांधी जी ने नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया था? 1894 में। और ये दक्षिण अफ्रीका में इस तरह से पहला संगठन उन्होंने बनाया था। 1894 में नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया, जब गांधी जी के साथ में 7 जून 1893 को पीटर मेरिसबर्ग रेलवे स्टेशन के बीच में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आगे बात करते हैं। उसके बाद 1903 में लॉ फर्म की स्थापना किया जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा, गांधी जी ने 1903 ईस्वी में लॉ फर्म की स्थापना किया। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। लॉ फर्म कब? लॉ फर्म 1903 में स्थापना किया था जोहान्सबर्ग में। इसकी क्या विशेषता थी? लॉ फर्म में गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू था, यानी एक प्रकार का ये ट्रस्टीशिप बनाया इन्होंने 1903 में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। आगे बात करें, गांधी द्वारा प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया और इसे दक्षिण अफ्रीका में गांधी के द्वारा पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था और इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा पहला यानी प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। किस वर्ष? 1903 में गांधी द्वारा प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जिसका क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। कब प्रकाशित किया था? 1903 में। और इसका पहला अंक जो प्रकाशित हुआ था 4 जून 1930 को प्रकाशित हुआ था। और किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा, गुजराती भाषा में। गांधी जी द्वारा प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन। कब प्रकाशन हुआ था? 4 जून 1903 को। किस भाषा में हुआ था प्रकाशित? तो गुजराती भाषा में इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। और गांधी जी का ये जो समाचार पत्र है एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है जो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। एक तो गुजराती, दूसरा तमिल, तीसरा हिंदी और चौथा अंग्रेजी। बेहद इम्पोर्टेंट है। गांधी जी द्वारा ऐसा कौन सा पत्रिका निकलवाया गया जो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता है? वो इंडियन ओपिनियन है। गुजराती में, तमिल में, हिंदी में और अंग्रेजी में। और इसका प्रथम संपादन कब हुआ था? 4 जून 1903 में। इसके प्रथम संपादक जो थे, ये भी याद रखिएगा, मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक बने थे। तो इस तरह से याद रखिएगा, गांधी जी का जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है बेहद इंपॉर्टेंट है। गांधी के द्वारा प्रकाशित कराया गया पहला समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन। 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था गुजराती भाषा में। और गांधी के द्वारा एकमात्र समाचार पत्र जो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता है वो है गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी। इनके पहले संपादक कौन बने थे? मनसुख लाल नजर। आगे बात करते हैं। आगे फिनिक्स आश्रम के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था। गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? 1904 में। और इनके फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना किया था तो इनको जो सहयोग किया था इन्हीं के एक जर्मन मित्र थे जिसका नाम था कालेनबाख। कालेनबाख एक मित्र थे। इसी कालेनबाख ने इसकी सहायता किया था। और फिनिक्स आश्रम का स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्याग्रह के बारे में लोगों को बताना, सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना। इसी उद्देश्य से इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था। किनके सहायता से? तो ये भी याद रखिएगा, जर्मन का एक मित्र था जिसका नाम है कालेनबाख। इसी के सहयोग से इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था। आगे बात करते हैं गांधी के सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग। गांधी के सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग कहाँ? 1906 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। किसके विरोध में किया था ये भी याद रखिएगा, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। ये जानते हैं कि
एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट ये था कि एशिया के जितने भी लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनको दक्षिण अफ्रीका के सरकार को पूरी डिटेल, पूरी जानकारी देना होता था कि आप कब आए हैं, कब जाइएगा, किस काम से आए हैं और कितने दिन यहाँ रहेंगे। इसके साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड के तरह लगा के आपको जब भी आप रूम से बाहर जाएंगे तो साथ में लेके जाना होता था। और यही था, इसी नियम को कहा जाता है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा कब? 1906 में। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। गांधी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किसके विरोध में? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। और इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में जब इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो इस सत्याग्रह में इनको आर्थिक सहायता करने के लिए भारत के 3 लोगों ने इनको आर्थिक सहायता किया था, जिसमें कि रतन टाटा थे, हैदराबाद के निजाम थे और मुस्लिम लीग थे। इन तीनों ने इनको सहायता किया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में शुरू किए गए सत्याग्रह के लिए, आर्थिक सहायता किया था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रहम। देखिए, आर से हो जाएगा रतन टाटा, हो से हो जाएगा हैदराबाद का निजाम और मो से हो जाएगा मुस्लिम लीग। रहम से भी याद रख सकते हैं कि रहम, रतन टाटा, हैदराबाद का निजाम और मो से मुस्लिम लीग। इन्होंने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में सत्याग्रह के दरमियान आर्थिक सहायता किया था। आगे बात करें, और इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में दक्षिण अफ्रीका के सरकार से 3 लोगों ने बात किया था। वो कौन कौन थे? CF एंड्रूज, जिनको कि दीनबंधु मित्र के नाम से जानते हैं। CF एंड्रूज को दीनबंधु मित्र के नाम से भी जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एक सवाल और याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रानाडे। MG रानाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और तीसरा जो था व्यक्ति वो था लॉर्ड हार्डिंग। इन तीनों ने दक्षिण अफ्रीका सरकार से बात की थी किसके विरोध में? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में, कि ये वापस लिया जाए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गांधी जी के बारे में थोड़ा विशेष चर्चा किए, और ये चर्चा दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था इससे संबंधित। अगले क्लास में हम लोग गांधी जी के द्वारा जो भारत में शुरू किया गया सत्याग्रह उसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से आगे फिर बढ़ते चलेंगे। हम लोग देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये पूछे जाते हैं।